हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आपका पाठ नंबर 4 चल रहा था प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था यानी जो प्रतिरोधक क्षमता है और प्रतिरोधक क्षमता के मैंने बताया था कितने प्रकार की होती है। दो, नंबर 1 जन्मजात और नंबर दूसरे उपार्जित। अब इनकी विधियों के बारे में बता रहा था। तो पिछली वीडियो में प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, पिछली वीडियो में मैंने स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के बारे में बताया और साथ ही बताया कि इसमें 4 प्रकार के अवरोधक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कितने अवरोधक कार्य करते हैं? 4 प्रकार के अवरोधक कार्य करते हैं। नंबर 1 भौतिक अवरोधक, नंबर दूसरा कोशिका अवरोधक, नंबर तीसरा रासायनिक अवरोधक और नंबर 4 बताया था ज्वर एवं सूजन। आई बात समझ में? आज प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, क्योंकि जो अपनी प्रतिरोधक जो विधियां होती हैं, प्रतिरक्षा जो विधि हैं, उन कितने प्रकार होते हैं? 2। नंबर 1 होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि और नंबर दूसरी होती है उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो ध्यान देना, समझना, प्रश्न लिखना। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा विधि क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। तो ध्यान देना, समझना, उत्तर लिख के हंडा लेना। उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे अनुकूली कह देते हैं और साथ ही क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। किसके द्वारा? बाह्य साधनों के द्वारा। एक प्रतिरक्षा तो क्या होती है हमारे शरीर में? एक प्रतिरक्षा तो हमारे जन्म के साथ ही क्या होती है? उत्पन्न होती है, जो माता पिता से स्थानांतर होकर किस में पहुंचती है? संतान में पहुंचती है। इसलिए उसे हम सामान्य, अविशिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहते हैं और उसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन एक बाह्य साधनों के द्वारा क्या की जाती है? अर्जित की जाती है, उसे हम उपार्जित प्रतिरक्षा विधि के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना, समझना, इसे क्या कहते हैं? अनुकूली कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूली। इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा, विशिष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमें विशेष प्रकार के रोगों से हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। आई बात समझ? स्वाभाविक प्रतिरक्षा में आपने पढ़ा था कि वो हमें हर प्रकार से रोग किससे रक्षा करती है, यानी हर प्रकार के जो रोग होते हैं उससे क्या करती है? हमें रक्षा करती है। इसलिए उसे क्या बोलते हैं? सामान्य। और इसको क्या बोलते हैं? अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। विशिष्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एंटीबॉडी है, ये जो एंटीबॉडी होते हैं, ये हमें विशेष प्रकार के रोगों से क्या करते हैं? बचाते हैं। तो इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। आई बात समझ में? आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया गया है, प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद, यानी कब उत्पन्न होती है? जन्म के बाद। जब शिशु का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है। तो जन्म के साथ जो उत्पन्न हो रही है या जो माता पिता से स्थानांतरित होकर आ रही है, वो तो कौन सी होती है प्रिय छात्र छात्राओं? स्वाभाविक प्रतिरक्षा। कौन सी होती है? स्वाभाविक प्रतिरक्षा। लेकिन ये जन्म के बाद उत्पन्न होती है कि जब बच्चे का क्या हो जाता है? जन्म हो जाता है और जन्म के द्वारा उसके शरीर में धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं? टीके लगाए जाते हैं, वैक्सीन लगाई जाती हैं, तो उनसे क्या की जाती है? उत्पन्न की जाती है। इसलिए इसको उपार्जित प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उपार्जित प्रतिरक्षा विधि कहते हैं। तो ध्यान देना, यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद, कब? जन्म के बाद। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। कब की जाती है? जन्म के बाद। यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा अर्जित की जाती है। इसलिए क्या कह देते हैं? इसे उपार्जित कहते हैं। जो अर्जित की जा रही है, इसलिए क्या कह देते हैं? इसको उपार्जित के नाम से जानते हैं। तो यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति द्वारा क्या की जाती है? बाह्य साधनों के द्वारा अर्जित की जाती है। क्या की जाती है? अर्जित की जाती है। इसलिए इसे क्या बोल देते हैं? उपार्जित। आई बात समझ में? तो फिर ये छात्र छात्राओं ध्यान देना, समझना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आपका प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जो कि 3 नंबर का है। और
इसमें से एक एक नंबर के क्या आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं, तो इसलिए हर लाइन इसमें महत्वपूर्ण है। तो ध्यान देना, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि चल रही है आपकी, इसे अनुकूली एवं विशेष प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश कर पहचान कर विशिष्ट क्रिया के द्वारा उसे क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। आई बात समझ में? तो ध्यान लिखना है, इसको नोट करना अपनी नोटबुक में। तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु को कोई भी जीवाणु हो सकता है, चाहे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, चाहे कोई वायरस हो सकता है, किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर, क्या करने पर, प्रवेश करने पर पहचान कर, क्या करके, और उसे पहचान कर और विशिष्ट क्रिया के द्वारा, पहचान कर विशिष्ट क्रिया द्वारा क्या कर जाता है, उसको नष्ट कर दिया जाता है। कि जब कोई यानी जीवाणु हमारे शरीर में क्या करता है, प्रवेश करता है और फलस्वरूप उस जीवाणु के द्वारा हमारा शरीर क्या हो जाता है, रोगग्रस्त हो जाता है, तो बाह्य साधनों के द्वारा यानी ऐसी प्रतिरक्षा उत्पन्न की जाती है जो उस जीवाणु को शरीर के अंदर क्या कर सके, पहचान सके और शरीर के अंदर ही पहचान कर उसे क्या कर दे, नष्ट कर दे। आई बात समझ में? तो लिखना इस बात को। तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर, क्या कर उसे पहचान कर, क्यों सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसको पहचान किया जाएगा कि जो जीवाणु जिसने कि हमारे शरीर को क्या किया है, रोगग्रस्त किया है, या हमारे शरीर में जो प्रतिजन का क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, उसकी सबसे पहले क्या होती है, पहचान होती है। और पहचान के बाद क्या किया जाता है, विशिष्ट क्रिया होती है। क्या होती है, विशिष्ट, पहचान कर विशिष्ट क्रिया द्वारा क्या कर जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उसे नष्ट कर दिया जाता है, यानी उसको समाप्त कर दिया जाता है। आई बात समझ में? ध्यान देना। और इस प्रतिरक्षा में जो अपनी कौन सी प्रतिरक्षा पढ़ रहे हैं हम, उपार्जित प्रतिरक्षा, तो इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का क्या होता है, निर्माण होता है, यानी एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, एंटीबॉडी। इस प्रतिरक्षा में ध्यान देना, इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि स्वाभाविक जो प्रतिरक्षा विधि है उसके अंदर तो हमारे शरीर में पहले से क्या होते हैं, प्रतिरक्षी क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। लेकिन उपार्जित प्रतिरक्षा में बाह्य साधनों के द्वारा प्रतिरक्षियों का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस लाइन को प्रिय छात्र छात्राओं नोट कर लेना कि इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का क्या होता है, निर्माण होता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है। क्या होता है, इसका निर्माण होता है। आई बात समझ में? और जब निर्माण हो जाता है, जब प्रतिरक्षी का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, या हमारे शरीर में जब एंटीबॉडी बन जाएंगे, तो ये एंटीबॉडी क्या करते हैं, एंटीजन के साथ यानी प्रतिजन के साथ क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। कि जो ये प्रतिरक्षी हैं या जो एंटीबॉडी हैं हमारे शरीर के, क्या है, एंटीबॉडी हैं, ये प्रतिरक्षी किससे क्रिया करते हैं, प्रतिजन के साथ क्रिया करते हैं। तो ध्यान करने लिखना इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण बात, कि ये प्रतिरक्षी जो होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं, ये एंटीजन के साथ मिलकर, एंटीजन किसको बोलते हैं, प्रतिजन को। किसको बोलते हैं, प्रतिजन को। और प्रतिजन को सामान्य अगर मैं हिंदी रूपांतरण बताऊं इसका, तो हिंदी में इसको रोगाणु भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, प्रतिजन के साथ मिलकर, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ मिलकर क्या करते हैं, विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। प्रतिजन के साथ मिलकर विशिष्ट प्रकार की क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ मिलकर विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। विशिष्ट प्रकार की क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया क्यों करते हैं, अभिक्रिया इसलिए करते हैं कि उस जीवाणु को पहचान कर उसका क्या कर सकें, उन्मूलन कर सकें, उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकें।
आई बात समझ में। तो विशिष्ट प्रकार क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, आई बात अभिक्रिया करते हैं, जिससे क्या उत्पन्न होता है, जिससे कोशिका मादिक प्रतिरक्षा क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिससे कोशिका मादित क्या होती है, जो कोशिका के माध्यम से क्या होती है, उत्पन्न होती है, क्या होती है, कोशिका के माध्यम द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, उसे हम कोशिका मादिक प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। तो जिससे कोशिका मादित प्रतिरक्षा क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है, आई बात समझ में। और जो शरीर में क्या करता है, जो शरीर में प्रतिजन के उन्मूलन का कार्य करती है, आई बात समझ में। मादिक प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। किसके द्वारा उत्पन्न होती है, कोशिका के द्वारा। और कोशिका के बारे में बहुत कुछ बताया प्रिय छात्र छात्राओं कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 में की थी। लेकिन ये कोशिका कैसी थी, मृत थी, कैसी थी, मृत। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में लुवियन हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कोशिका के आधार पर जो हमारा सजीव जगत है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय है। तो जो मानव जो होता है ये कैसा है, बहुकोशिकीय है, कैसा है, बहुकोशिकीय है। तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हो रही है, यानी जो विशिष्ट प्रकार की जो प्रतिरक्षा उत्पन्न हो रही है, ये अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसको हम कोशिका मादिक प्रतिरक्षा के नाम से भी जानते हैं। क्योंकि किसके द्वारा उत्पन्न हो रही है, कोशिका के द्वारा उत्पन्न हो रही है, इसलिए क्या कह देते हैं, जिससे कोशिका मादिक प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, जो शरीर में क्या करती है, जो शरीर में प्रतिजन का उन्मूलन कर देती है, जो शरीर में प्रतिजन यानी जो एंटीजन बने हैं हमारे शरीर में, तो उन एंटीजनों का क्या कर देते हैं, एंटीबॉडी, उनको नष्ट कर देते हैं, उन्हें समाप्त करने का कार्य करते हैं। तो जो शरीर में प्रतिजन उन्मूलन करती है, उन्मूलन उन्हें नष्ट करने का कार्य करती है। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, बहुत महत्वपूर्ण आपका ये टॉपिक चल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपके लिए उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि को दोबारा से ध्यान देना, इसे अनुकूली एवं विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं। और यह प्रतिरक्षा जन्म के बाद, किसके बाद, जन्म के बाद व्यक्ति के द्वारा अर्जित की जाती है, तथा इसके द्वारा किसी भी जीवाणु के शरीर में प्रवेश करने पर पहचान कर फिर उसकी क्या होती है, सबसे पहले तो इस शरीर में क्या होती है, प्रतिरक्षा प्रवेश करती है, फिर उस जीवाणु क्या करती है, पहचानती है, पहचानने के बाद क्या होती है, विशिष्ट क्रिया होती है, और विशिष्ट क्रिया द्वारा उस रोगाणु को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और आगे फिर मैंने इसमें बताया कि इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण होता है, और ये प्रतिरक्षी प्रतिजन के साथ मिलकर विशिष्ट प्रकार की क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जिससे कोशिका मादिक प्रतिरक्षा क्या होती है, उत्पन्न होती है, जिससे कोशिका मादिक प्रतिरक्षा क्या होती है, उत्पन्न होती है, और जिससे जो शरीर में प्रतिजन उन्मूलन का कार्य करती है। आई बात समझ में। ध्यान देना, आगे प्रश्न बनता है इसमें कि विशिष्ट प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो विशिष्ट प्रतिरक्षा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, जिसको हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, अनुकूली प्रतिरक्षा भी कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। आई बात समझ में। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 प्रकार होता है सक्रिय, कौन सा होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरा कौन सा होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सा होता है, निष्क्रिय। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, प्रिय दोस्तों, एक तो होता है सक्रिय प्रतिरक्षा, कौन सी होती है, सक्रिय प्रतिरक्षा, और नंबर दूसरी कौन सी होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। आई बात समझ में। तो सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो ध्यान देना, जिस प्रकार कल मैंने बताया था कि स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि में विभिन्न प्रकार के अंग अवरोधक का कार्य करते हैं, और उन अवरोधकों में मैंने 4 बताए थे। नंबर 1 आपको बताया था भौतिक अवरोधक,
नंबर दूसरे में रासायनिक अवरोधक, नंबर तीसरे में कोश का अवरोधक, और नंबर 4 बताया था ज्वर एवं सूजन। ठीक इसी प्रकार जो उपार्जित प्रतिरक्षा विधि है इसके भी कितने प्रकार हैं अपने, इसके भी 2 प्रकार हैं। नंबर 1 सक्रिय प्रतिरक्षा और नंबर दूसरी कौन सी होती है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए चलते हैं, नंबर 1 विस्तार इनका बता रहा हूं मैं। तो नंबर 1 है सक्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी है, सक्रिय प्रतिरक्षा। तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं की सक्रिय प्रतिरक्षा। तो देखिए सक्रिय प्रतिरक्षा में यानी इस प्रतिरक्षा में जो शरीर होता है, इस प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। ध्यान देना सक्रिय प्रतिरक्षा में कि इस प्रतिरक्षा में जो शरीर होता है प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का क्या होता है, निर्माण होता है। शाब्दिक वे में इस तरह समझिए, माना हमको फीवर है और फीवर की हम टेबलेट ले रहे हैं तो उससे हमारा शरीर का जो फीवर है वही क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्योंकि फीवर की ये विशिष्ट प्रकार की क्या है, मेडिसिन है, ये विशिष्ट प्रकार क्या है, दवाई है। तो वो टेबलेट लेने पर हमारे शरीर में अगर माना फीवर है और फीवर के अलावा माना डायबिटीज भी है तो वो डायबिटीज का इलाज ना करके किसका करेगी, फीवर का करेगी। क्यों, विशिष्ट प्रतिरक्षा है वो, तो एक विशिष्ट प्रकार के रोग से हमारी क्या करेगी, रक्षा करेगी। आई बात समझ में। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नोटबुक में नोट कर लेना। तो सक्रिय प्रतिरक्षा, तो ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रतिरक्षा में ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात, इस प्रतिरक्षा में शरीर, इस प्रतिरक्षा में शरीर जो होता है वो प्रतिजन के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, प्रतिजन जो होते हैं, जो एंटीजन होते हैं, प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का, किसका, स्वयं प्रतिरक्षियों का, यानी स्वयं बनाता है क्या, एंटीबॉडी का निर्माण कैसा करता है, स्वयं करता है, स्वयं प्रतिरक्षियों का। यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है, स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। आई बात समझ में, क्या करता है, निर्माण करता है, निर्माण करता है। और सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है। आगे लिख लेना, सक्रिय प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन, उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है, के लिए होती है। सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, प्रतिरक्षी का, जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। आई बात समझ में। तो ध्यान देना कि सक्रिय प्रतिरक्षा यानी एक्टिव एंटीबॉडी, तो एक्टिव एंटीबॉडी जो होते हैं इसमें क्या होता है कि इस प्रतिरक्षा में जो शरीर होता है प्रतिजनों के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण कर देता है। आई बात समझ। जैसे हमारे शरीर में प्रतिजनों ने प्रवेश किया तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षी हैं जो वो क्या हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए इसको सक्रिय प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। और सक्रिय प्रतिरक्षा केवल उस विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का क्या होता है, निर्माण होता है। आई बात समझ में। और नंबर दूसरा होता है इसमें निष्क्रिय। नंबर दूसरा कौन सा है, निष्क्रिय। तो देखिए निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रिय छात्र छात्राओं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो निष्क्रिय प्रतिरक्षा में शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध यानी बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। निष्क्रिय मतलब है कि इस प्रतिरक्षा में क्या होता है, शरीर के द्वारा
जो हमारा शरीर है उसके द्वारा स्वयं क्या नहीं होता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है, बल्कि शरीर में किसी विशेष प्रतिजन जो उत्पन्न हुआ है उसके विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं। आई बात समझ में? तो लिख लेना इस बात को कि इस प्रतिरक्षा में, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रतिरक्षा में शरीर, यानी इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा, किसके द्वारा? शरीर द्वारा। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिजन का क्या, प्रतिरक्षी का क्या नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। किसका निर्माण नहीं होता है? प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। जबकि सक्रिय में क्या होता था? प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या होता था? निर्माण होता था। जबकि इसमें क्या होता है? निष्क्रिय नाम बोल गया। तो इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। आई बात समझ? किसका निर्माण नहीं होता है? प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है। आई बात समझ में? निर्माण नहीं होता है, गौर देना। अब जब निर्माण ही नहीं होगा इसके द्वारा तो क्या होगा? फिर क्या होगा? बाहर से प्रतिरक्षी शरीर में क्या करवाए जाएंगे? प्रवेश करवाए जाएंगे। कहां से करवाए जाएंगे? बाहर से, बाह्य साधनों के द्वारा। यानी बाह्य साधनों के द्वारा प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रविष्ट कराए जाते हैं, क्योंकि इसमें शरीर द्वारा स्वयं प्रतिरक्षियों का निर्माण नहीं होता है। और इसमें क्या होते हैं? किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी क्या होते हैं? प्रवेश कराए जाते हैं। आई बात समझ में? तो इस बात को लिख लेना, निष्क्रिय प्रतिरक्षा लिखना है। इस प्रतिरक्षा में शरीर द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण नहीं होता है, बल्कि बाह्य साधनों के द्वारा या बाह्य साधनों के द्वारा किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रतिरक्षी प्रवेश करवाए जाते हैं। आई बात समझ में? क्या होता है कि जो शरीर होता है, शरीर में, किसमें? शरीर में। और अपना जो क्या होता है? शरीर होता है। शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, शरीर में विशेष प्रतिजन के विरुद्ध, प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी, कहां से? बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी, यानी शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट करवाए जाते हैं। आई बात समझ में? करवाए जाते हैं। जैसे इसमें बताया गया है टिटनेस, क्या होती है? टिटनेस के टीके होते हैं, हेपेटाइटिस के होते हैं, डिप्टीरिया के होते हैं। आई बात समझ में? जैसे टिटनेस, हेपेटाइटिस, डिप्टीरिया के टीके, किसके? डिप्टीरिया के टीके। तो लिख लेना इनको, जैसे टिटनेस, हेपेटाइटिस, डिप्टीरिया के टीके। तो ये क्या होते हैं? जैसे मानो टिटनेस, हेपेटाइटिस, उसके क्या लगाए जाते हैं? हमारे शरीर में टीके लगवाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? इसमें टीके लगाए जाते हैं इनके। तो जो टीके लगाए जा रहे हैं ये क्या कर रहे हैं प्रिय छात्राओं? हमारे शरीर में कहां से? बाहर से ही तो शरीर के अंदर क्या कराए जा रहे हैं? प्रवेश कराए जाते हैं। और वो भी क्या है? किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध। अब देखिए ऐसा तो नहीं है कि भाई टिटनेस का जो टीका है या हेपेटाइटिस का टीका है यही सभी प्रतिजनों के विरुद्ध कार्य कर ले, ऐसा होता है? नहीं होता है। जैसे पोलियो की वैक्सीन, तो पोलियो को, जो पोलियो है, पोलियो की जो वैक्सीन है वो पोलियो से तो बचाएगी, वो हेपेटाइटिस है या टिटनेस है इनसे थोड़ी बचा पाएगी। इसलिए इस प्रतिरक्षा में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से क्या कराए जाते हैं? विशेष प्रतिरक्षी प्रवेश कराए जाते हैं। तो ये टॉपिक है आपका भाई उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। और उपार्जित प्रतिरक्षा विधि कितने प्रकार हो गए? 2, सक्रिय और नंबर दूसरा कौन सा होता है? निष्क्रिय। सक्रिय में क्या होता है? इस प्रतिरक्षा में जो शरीर होता है वो प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या करता है? निर्माण करता है। और निष्क्रिय में क्या नहीं होता? निष्क्रिय क्या होता है कि इस प्रतिरक्षा में शरीर के द्वारा स्वयं प्रतिरक्षियों का क्या नहीं होता है? निर्माण नहीं होता है।
बल्कि शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशेष प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं, जैसे टिटनेस, हेपेटाइटिस, डिप्टीरिया आदि के टीके। आई बात समझ में? तो प्रिय छात्र छात्राओं ध्यान देना, ये आपका उपार्जित प्रतिरक्षा विधि, क्योंकि दो विधियां कितने प्रकार की होती हैं? दो, स्वाभाविक और दूसरी कौन सी होती है? उपार्जित। स्वाभाविक और उपार्जित, ठीक है। तो ध्यान करना, इसको नोटबुक में नोट कर लेना, ध्यान से इसको समझना, और नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स।